हेलो बच्चों। हम अब तक इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट को कवर कर रहे थे। इसी कंटेक्स्ट में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको प्रॉपर वे में कैसे सॉल्व करना है। तो हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस चैप्टर के बीच में दिए थे और जो क्वेश्चंस चैप्टर के बाद लास्ट में दिए थे उन सभी को हम सॉल्व करेंगे। और अगर कोई इशू आता है तो आप मुझे बता सकते हैं। हालांकि जो भी यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा लगभग लगभग वो सब कुछ चैप्टर में कंप्लीट करवा दिया गया है। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, Why do different persons have different notions of development? मतलब हर व्यक्ति के लिए एक अलग नोशन ऑफ डेवलपमेंट क्यों है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के लिए भी वही डेवलपमेंट की सेम परिभाषा हो। साथ ही which of the following explanations is more important and why? Because people are different, because life situations of persons are different। तो यहाँ पर दिया है कि जो डेवलपमेंट की जो परिभाषा है या जो डेवलपमेंट की जो भी आपकी डेफिनेशन है वो सबके लिए अलग अलग क्यों है, या फिर वो जो एक्सप्लेनेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसका रीजन क्या है। पहले ऑप्शन में दिया है कि क्या लोग डिफरेंट हैं इसलिए, या दूसरे ऑप्शन में दिया है कि लोगों की लाइफ सिचुएशंस डिफरेंट है इसलिए। अब यहाँ समझने वाली बात है कि जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो हर पर्सन के लिए अलग क्यों है। क्या उनकी लाइफ अलग है, उनकी जो लाइफ की सिचुएशंस हैं वो अलग हैं, या हर पर्सन अलग है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर वन क्वेश्चन में दो ऑप्शंस दिए हैं। तो जो इसके लिए आर्गुमेंट दिया गया है, जो इसको सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली वो कह रहा है ये बात तो सही है कि लोग डिफरेंट हैं, इसीलिए जो डेवलपमेंट की परिभाषा है वो हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट है। लेकिन डेवलपमेंट का मेन रीजन, सबकी डेफिनेशन जो है वो डिफर करने का जो मेन रीजन है वो है कि लोगों की लाइफ सिचुएशन डिफरेंट है। तो एक पर्सन के लिए जो डेवलपमेंट है जरूरी नहीं है कि दूसरे पर्सन के लिए भी वही डेवलपमेंट हो। तो इसका मिक्स्ड, जब भी आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको किसी भी स्टेटमेंट को कंट्राडिक्ट करने की बजाय उस स्टेटमेंट को क्लियर कट समझना होगा, उसके बाद दूसरे डेफिनेशन की तरफ आगे बढ़ना होगा। मतलब ये बात सही है कि लोग डिफरेंट हैं इसलिए जो डेवलपमेंट का नोशन है वो डिफरेंट है, लेकिन जो मेन रीजन है वो लोगों की लाइफ सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर एक पर्सन रूरल एरिया में रह रहा है तो उसके घर तक एक पक्की सड़क का आ जाना ही जो आपका डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन होगा। जबकि जो पर्सन अर्बन एरिया में रह रहा है वहां पर रोड पहले से बनी हुई है तो उसके लिए एक मॉल का खुल जाना डेवलपमेंट की डेफिनेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी। इसीलिए जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है अलग है और ज्यादा डिपेंड करती है लाइफ सिचुएशन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या ये जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं क्या ये सेम है। पहला स्टेटमेंट है पीपल हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, दूसरा है पीपल हैव कन्फ्लिक्टिंग डेवलपमेंटल गोल्स। तो अब यहां पर देखिए, क्या लोगों के जो डेवलपमेंटल गोल्स हैं वो डिफरेंट हैं या आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही हैं, किसी स्टेटमेंट को आप गलत नहीं कह सकते, लेकिन आपको लिखने का तरीका सीखना होगा। बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू बट डिफर इन मीनिंग। People may have different goals but it is not necessary that their path will be conflicting and the same as well। ठीक वैसे अगर आप एक फ्लाईओवर, आपके किसी भी लोकल एरिया में अगर फ्लाईओवर बन रहा है, उस फ्लाईओवर के बनने से
जो एम्पावरमेंट है, जो डेवलपमेंट है वो तो आ रहा है, लेकिन उस जो ओवर ब्रिज बन रहा है, उस ओवर ब्रिज के नीचे जो लोग स्लम बस्ती में रह रहे हैं उनको हटाया जाएगा। तो उनको हटाए जाने पर उनके लिए ये गोल, जो ये पूरा प्रोजेक्ट है, उनके लिए ये डेवलपमेंट की डेफिनेशन नहीं होगी। जबकि ओवरब्रिज बनने से एक वर्ग को फायदा होगा, जबकि जो लोग स्लम में उसके नीचे रह रहे हैं उनको लॉस होगा। तो एट अ सेम टाइम जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है वो दोनों तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग हो रही है, दो अलग अलग वर्ग के लिए। एक के लिए वो फायदे का विषय है, जबकि दूसरे को उससे किसी भी तरह का बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में कॉन्फ्लिक्टिंग हो सकता है। गिव some examples where factors other than income are important aspects of our life। पहले भी इस पर हमने इनकम एंड अदर क्राइटेरिया चैप्टर में इसको हमने कंप्लीट किया है कि केवल इनकम से सब कुछ नहीं होता। आप बेटर इनकम से अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटीज अवेल कर लेंगे, लेकिन जो केयर है, जो प्रोटेक्शन है, जो नर्चरिंग है, वो सिर्फ आपको अपनी फैमिली से ही मिल सकता है। आप केवल पैसों की वजह पर ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि अदर एस्पेक्ट्स आपकी लाइफ के फुलफिल हो जाएंगे। आप पैसे से किसी पर्सन तक पहुंच सकते हैं, लेकिन एक अच्छा रिलेशनशिप आप डेवलप कर लेंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास पैसा है, तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसीलिए दिया है वो सारे फैक्टर्स जो इनकम के अपार्ट इम्पॉर्टेंट है लाइफ के लिए। जैसे आपकी हेल्थ, आप हेल्थ को पैसे से नहीं खरीद सकते। आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन आप एक अच्छी हेल्थ नहीं खरीद सकते। आप डाइट ले सकते हैं, आप अच्छे जिम को अफोर्ड कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि केवल पैसे के होने से आप एक अच्छी हेल्थ ले लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इनकम के अलावा अदर क्राइटेरिया भी इम्पोर्टेंट होते हैं। Explain some of the important ideas of the above section in your own words। ठीक वही दिया है यहाँ पर कि हमारे लिए इनकम के अलावा कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैंने चैप्टर में पहले भी पढ़ाया है। वो है आपका फ्रीडम, रेस्पेक्ट एंड सेंस ऑफ सिक्योरिटी। आप केवल इनकम से अपने सारे काम नहीं कर सकते, क्वालिटेटिव लाइफ बढ़ा सकते हैं, लेकिन सारी चीजें फुलफिल उससे नहीं होंगी। लुक एट द पिक्चर, पेज नंबर 7 पे दिया है। लुक एट द पिक्चर, व्हाट शुड बी द डेवलपमेंटल गोल्स फॉर सच एन एरिया। अगर एक अपार्टमेंट जैसा एरिया है जो फोटो दी है बुक में, तो इसके हिसाब से आपके लिए डेवलपमेंटल गोल्स क्या हो सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक बड़ी बिल्डिंग देख रहे हैं तो आपको सिक्योरिटी चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगा, वाटर सप्लाई चाहिए होगा, हेल्थ एंड सैनिटेशन चाहिए होगा, आपको क्लीनलीनेस एंड हाइजीन चाहिए होगा। तो ये सारी जो बेसिक नेसेसिटीज या नीड है वो सब हमें चाहिए होंगी, और वही हम आंसर में लिखेंगे। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी गई है जिसमें एक वेसल 500 टन का जो कचरा है वो ले जाकर आइवरी के तट पर ले जाकर डाल देते हैं। आइवरी कोस्ट एक कंट्री इन अफ्रीका, मतलब एक कंपनी अपने वेसल में 500 टन के आसपास डंप करके ले जाकर आइवरी कोस्ट पे डाल देती है। और क्योंकि वो कंपनी आइवरी कोस्ट पर जो भी अपना वेस्ट मटेरियल डालती है, उसकी वजह से जो भी वहाँ पे रीजनल या लोकल लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम होने लगती है। नोजिया, रैशेस और भी डिफरेंट तरह की जो भी बीमारी है वो उन्हें होने लगती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन पूछा है कि इसकी वजह से कौन से लोग हैं जो बेनिफिटेड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी अपना जो वेस्ट मटेरियल है वो ले जाकर आइवरी कोस्ट पर जाकर डाल दे रही है, उसको इससे बेनिफिट सीधा सीधा मिलेगा।
इस कंट्री के लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर इस तरह की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट को क्लीन करना, अपने लोगों को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देना, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, हेल्थ फैसिलिटी देना और साथ ही इन्वायरमेंट को क्लीन करने पर ज़्यादा जोर देना। तो ये आंसर होंगे। What can be some of the developmental goals for your village, town और locality? तो ऑब्वियस सी बात है, आप जहां भी रह रहे हैं तो बेसिक फैसिलिटीज आपको चाहिए होगी, चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो। तो आपके लिए रोड्स हो गया, प्रॉपर हाइजीन एंड सैनिटेशन हो गया, तो उसके लिए प्रॉपर टॉयलेट्स चाहिए, आपको क्लीन वाटर की सप्लाई चाहिए जिससे ड्रिंकिंग वाटर अच्छी रहे, आपको अपने आसपास फूड्स तक जो क्लीन फूड है, जो किसी भी तरह का प्रिजर्वेटिव ना यूज किया हो, उसकी प्रॉपर सप्लाई चाहिए। तो वही चीजें हैं जो आपको अपनी लाइफ में या अपने आसपास के लोकल एरिया के लिए चाहिए होगी। गिव 3 एग्जांपल्स वेयर एन एवरेज इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग सिचुएशंस। बच्चों की हाइट को, अगर ये सारी चीजें क्लास में पढ़ाई जा चुके हैं, इसीलिए हम लोग इसको एक जल्दी जल्दी इसको केवल कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन छूट गया है। यहाँ पर बेसिकली दिया है कि एवरेज से आप क्या कर सकते हैं, आप पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं, आप अपनी क्लास में बैठे सारे बच्चों की हाइट निकाल सकते हैं और उनको कंपेयर करके एक एवरेज हाइट पता कर सकते हैं, अपने क्लास के ही बच्चों के वेट मेजर कर सकते हैं, अपने आसपास लोकलिटी में या अपने जहां भी आप रह रहे हैं जिस भी रीजन में, वहां के फॉरेस्ट कवर को मेजर कर सकते हैं। Why do you think average income is an important criterion for development? Explain. एवरेज इनकम निकालने का जो बेसिक पर्पस है वो टोटल कंट्री की जो इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन से आप निकाल सकते हैं, और एवरेज इनकम निकालने से ये पता चलता है कि जो टोटल आपकी जो पर कैपिटा इनकम है वो कितनी है, क्या हायर है या लोअर है, क्या उसमें किसी तरह के सुधार करने की जरूरत है या किस तरह के चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। इन सब चीजों को आप एवरेज इनकम निकालने से पता कर सकते हैं। Besides size of per capita income, what other property of income is important in compared to or more societies? केवल इनकम से सब कुछ नहीं होता। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था अच्छी हेल्थ होनी चाहिए, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, या फिर एजुकेशन है, लिटरेसी है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी दो सोसाइटी को केवल इस पर कंपेयर नहीं किया जा सकता कि उनकी आपस में इनकम कितनी है और इससे आप उनको मेजर कर लें। इनकम के अलावा अदर एस्पेक्ट्स भी हैं जिनको कंपेयर करने से ही आपको चीजों को क्लियर विजन के साथ पता चलेंगी। Suppose records show that the average income in a country has been increasing over a period of time. From this, can we conclude that all sections of the economy have become better? Illustrate your answer with an example. फिर वही बात आएगी कि केवल एक से आप नहीं निकाल सकते, डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आपको निकालना होगा, तभी आपको चीजें क्लियरली पता चलेंगी। ये WDR रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2006 की है, जिसमें पर कैपिटा इनकम मिडिल इनकम कंट्रीज की दी गई है। श्रीलंका की है $4,390, इंडिया की है $3,139 और पाकिस्तान की है $2,225। Write a paragraph on your notion of what should India do or achieve to become a developed country. अब आप इसमें बहुत सी चीजें लिख सकते हैं कि इंडिया में क्या बेटर होना चाहिए, हेल्थ केयर कैसा होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, स्पेस प्रोग्राम क्या होना चाहिए, साथ में हमारा जो डिफेंस है उसको लेकर के क्या फ्यूचर का एस्पेक्ट होना चाहिए, फ्यूचर में किस तरह हम ग्रोथ करेंगे, अपनी फूड सिक्योरिटी को लेकर क्या होना चाहिए। तो
डिफरेंट विजन्स और डिफरेंट एस्पेक्ट्स में लेकर इसको लिखा जा सकता है कि इंडिया का फ्यूचर को लेकर के किस तरह का विजन होना चाहिए। यहाँ डेटा दिया हुआ है, पंजाब अहेड ऑफ बिहार इन लिटरेसी रेट, ठीक है। पर कैपिटा इनकम दिया है महाराष्ट्र, केरला, बिहार, जिसमें महाराष्ट्र सबसे ज्यादा है, केरला कम है और बिहार उससे नीचे है। ठीक यहाँ पर दिया है कंपैरेटिव डेटा ऑन महाराष्ट्र, केरला एंड बिहार। ये हमने पढ़ा था कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, एक साल के अंदर प्रति 1000 बच्चों में 1 वर्ष से कम उम्र पूरी करने से पहले जिन बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। लिटरेसी रेट भी हमने पढ़ा था, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये सब कुछ क्लास में कवर किया गया है। Think of other examples where collective provision of goods and services is cheaper than individual provision। ठीक वही बात किया गया है कि अगर कोई भी चीज आपके पास, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो ऊपर से होते हुए आती हैं, बीच में रिटेल होते हैं और उसके बाद फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। क्या हो अगर कंज्यूमर तक वो चीज डायरेक्ट कंपनीज के थ्रू पहुंचे? भाई कंपनीज से वो रिटेल के पास आती है, रिटेल से फिर आपके पास आती है। कोई भी चीज कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर की जाती है, उसके बाद वो अलग अलग शॉपकीपर्स के पास जाती है और शॉपकीपर के बाद आने के बाद वो कंज्यूमर तक पहुंचती है। क्या हो अगर कंपनी से डायरेक्ट कंज्यूमर ही परचेज कर लें? तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो जो उसकी प्राइसिंग है वो कम होगी। प्रेजेंट टाइम में जो डिफरेंट एप्स है वो यही काम कर रहे हैं कि जो बीच में जो मीडिएटर है, मीडिएटर को हटा देते हैं। उसको हटाने की वजह से डायरेक्ट कंपनी से कंज्यूमर के पास माल पहुंच जाता है या गुड्स एंड सर्विसेज पहुंच जाती हैं। Does availability of good health and educational facilities depend only on amount of money spent by the government on these facilities? What other factors could be relevant? ये ठीक वही इनकम एंड अदर क्राइटेरिया वाला टॉपिक होगा कि सिर्फ ये मान लेने से कि आपके पास अच्छी इनकम है या गवर्नमेंट आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दे तो आपको अच्छा हॉस्पिटल मिल जाएगा। गवर्नमेंट सिर्फ पैसा लगाती है अच्छे हॉस्पिटल्स के लिए या अच्छी फैसिलिटीज के लिए, लेकिन वो फैसिलिटी जो प्रोवाइड की जाएगी वो किसी पर्सन के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो अगेन यहाँ पर ह्यूमन का एस्पेक्ट इन्वॉल्व है। तो केवल इनकम से या केवल सरकार के पैसा लगा देने से कुछ नहीं होगा, प्रॉपर लेवल ऑफ अवेयरनेस इसके लिए चाहिए होगा। In Tamil Nadu, 75% of the people living in rural areas use a ration shop, whereas in Jharkhand only 8% of rural people do so. Where would people be better off and why? Obvious सी बात है, तमिलनाडु में 75% जो पीपल हैं वो पीडीएस शॉप तक अपनी पहुंच रखते हैं और जबकि झारखंड में ये 8% है। तो ऑब्वियस सी बात है कि तमिलनाडु की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा बेटर है और जो झारखंड के लोग हैं उनकी कंडीशन इतनी बेटर नहीं है। अब इसके बाद है वो क्वेश्चंस जो एक्सरसाइज में दिए गए हैं, जो कि लास्ट में चैप्टर कंप्लीट होने के, अब तक हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो चैप्टर के अंदर दिए गए थे और अब जो क्वेश्चंस दिए हैं वो चैप्टर के पीछे दिए गए हैं। डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाई its per capita income, its average literacy level, health status of its people, all of these। किसी भी देश का जो विकास है उसको हम कैसे मापते हैं? जैसा कि पहले भी बताया कि विकास आप किसी एक चीज से नहीं माप सकते, उसके लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स को कैलकुलेट किया जाता है। उसमें से एक है पर कैपिटा इनकम, एवरेज लिटरेसी लेवल, हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल। तो इसमें ऑल ऑफ दीज डी ऑप्शन सही होगा। किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए इन सभी एस्पेक्ट्स का होना जरूरी है। पर कैपिटा इनकम के थ्रू हमें ये पता चलता है कि वहाँ के लोगों के पर पर्सन की जो इनकम है वो कितनी है, वहाँ का एवरेज लिटरेसी लेवल क्या है और वहाँ के लोगों का हेल्थ स्टेटस क्या है। तो ये सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो मिलकर वो मेजर करने का ऑप्शन देते हैं कि कंट्री डेवलप है या नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। Which of the following neighboring countries has better performance in terms of development of India? ये पुराना डेटा है
श्रीलंका, ये हमने पीछे उसमें देखा था, जो ग्राफ बना हुआ है 1.3 या 1.4 वाली एक्सरसाइज में दिया है, उसमें दिया है कि श्रीलंका का जो HDI है वो सबसे ज़्यादा है। Assume these are 4 families in a country. The average per capita income of these families is ₹5,000. 4 फैमिलीज हैं, उनका जो पर कैपिटा इनकम है वो कह रहा है कि 5,000 रुपीज है, और इसके अलावा जो 3 फैमिलीज हैं उनकी इनकम है 4,000, 7,000 एंड 3,000 रेस्पेक्टिवली। तो जो 4th फैमिली है उसकी इनकम कितनी होगी? क्वेश्चन है कि एक कंट्री में 4 फैमिलीज हैं और उनका जो एवरेज पर कैपिटा इनकम है वो 5,000 है। तो जो 3 फैमिलीज जिनका दिया हुआ है, इसके अलावा अगर जो चौथी फैमिली है उसका कितना अमाउंट आएगा? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं। तो एवरेज कैपिटल इनकम होगा 5,000 रुपीज, फर्स्ट फैमिली का दिया है 4,000, सेकेंड फैमिली का 7,000, थर्ड फैमिली का दिया है 3,000, और साथ में दिया है 5,000 एवरेज कैपिटल इनकम है। हमें 4th फैमिली की इनकम को निकालना है। 3 फैमिलीज दिया है और एवरेज कैपिटल इनकम दे दिया है। तो यहाँ पर इनकम ऑफ 4th फैमिली हम निकालेंगे, इन 3 को कैलकुलेट प्लस x डिवाइडेड बाई 4,000 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5,000 एवरेज इनकम पहले से दिया है। इसका जो सम है वो कैलकुलेट करेंगे 14,000 प्लस x डिवाइडेड बाई 4, और जब ये यहाँ आएगा तो 5,000 इंटू 4 होगा, तो 20,000 इज इक्वल टू 40,000 प्लस x। जब x को 20,000 माइनस 14,000 करेंगे तो टोटल आएगा 6,000। यहाँ पर ऑप्शन में क्या है? इसका आंसर डी सही होगा, 6,000। जो 4th फैमिली है उसकी इनकम होगी 6,000। What is the main criterion used by the World Bank in classifying different countries? What are the limitations of this criterion, if any? बेसिकली जो है वो पर कैपिटा इनकम के माध्यम से ही वर्ल्ड बैंक किसी भी देश के जो डेवलपमेंट है उसको मेजर करता है, उसका मेन एस्पेक्ट वही है। इसके अलावा फिर UNDP है जो अदर एस्पेक्ट्स को भी लेकर के चलता है। वर्ल्ड बैंक बेसिकली पर कैपिटा इनकम को लेकर के चलता है, और UNDP की बात करें तो ये अदर एस्पेक्ट्स को भी उसमें इंगेज करता है, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गया, लिटरेसी हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ फैक्टर्स हो गए। तो जो डिफरेंट है वो UNDP लेके चलता है, जबकि वर्ल्ड बैंक केवल पर कैपिटा इनकम पर ही जोर देता है। Why do we use averages? Are there any limitations to their use? Illustrate with your own examples related to development. एवरेज यूज किस लिए किया जाता है? बेसिकली ये निकालने के लिए कि किसी भी 2 देशों के बीच में ये प्रॉपर हम कंपैरिजन कर पाएं कि उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी है और उनका ग्रोथ कितना है, जिसके थ्रू हम चीज़ों को डिटेल में एनालाइज कर पाएं और फ्यूचर में किस तरह के मेजर की ज़रूरत है। अगेन वही बात आती है कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो इसके अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। आपको याद होगा हमने क्लास को कंप्लीट करते समय 2 देशों का एग्जाम्पल दिया था, A और B, जिसमें हमने माना था कि केवल 5 लोग रेसिडेंट हैं वहाँ के। अब उन 5 लोगों में से जो A कंट्री है उसका ABCD की लगभग जो इनकम थी वो लगभग प्रोपोर्शनेट थी, लगभग इक्वल थी, और टोटल जो उनका सम आ रहा था वो 50,000 आ रहा था। जबकि जो बी कंट्री थी उसमें जो ABCD 4 रेसिडेंट थे उनकी इनकम 5,000 ईच दी गई थी, और जो ई रेसिडेंट था उसकी इनकम 48,000 थी, जिसका भी सम 50,000 था। इसका मतलब A और B दोनों की एवरेज इनकम सेम थी, लेकिन अगर बात किया जाए इक्वालिटी की, इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की, तो उसमें जो है A के पास ज़्यादा इक्वालिटी थी इन कंपैरिजन ऑफ बी में देखने को मिला था कि जो मनी है उसका सेंट्रलाइजेशन था एक हाथों में। तो अगेन वही प्रॉब्लम एवरेज के साथ आती है कि ये ओवरऑल जो कंट्री है उसको तो डिनोट कर देती है,
लेकिन उसकी जो पॉपुलेशन की एग्जैक्ट कंडीशन को शो नहीं करती है। अगेन वही बात कि ये एवरेज कंपैरिजन के लिए यूजफुल है, लेकिन ये डिस्पैरिटी को हाइड कर देता है पूरी तरह से, उसको हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं इस एवरेज इनकम वाले मेथड से। Kerala with lower per capita income has a better human development ranking than Punjab. Hence, per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree and discuss? Again वही बात आएगी कि सिर्फ पर कैपिटा इनकम के माध्यम से हम पूरा कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि उससे हमें ओवरऑल और ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है। तो हम यूएनडीपी जैसे या अदर एस्पेक्ट्स को भी हमें कंपेयर करना होगा इनकम के अलावा, जिससे हमें एक्चुअल ग्रोथ का पता चल सके। Find out the present source of energy that is used by the people of India. What could be the other possibilities 50 years from now? Again, थोड़ा इसे डिटेल एनालिसिस करिए, हो सके तो थोड़ा गूगल को सर्च आउट करिए। जो हमारे प्रेजेंट जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास है उसमें से जो मेजर एनर्जी सोर्स है या जो भी चीज़ें हमारे आसपास चल रही हैं वो सब एनर्जी से ही ऑपरेट हो रही हैं। चाहे वो आपकी गाड़ी हो, चाहे अगर पानी आपको ज़मीन से निकालना है तो उसको चलाने के लिए पंप हो, मोटर हो। मतलब अगर आपके पास एनर्जी ना हो तो आपके पास खाना और पानी भी नहीं आएगा, क्योंकि खाना ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। जितने भी आपका फूड मटेरियल है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ट्रांसपोर्ट होने के लिए उसको किसी न किसी तरह के एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। पानी अगर ग्राउंड लेवल पे है उसको ज़मीन तक लाने के लिए एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। ट्रेवल करने के लिए जो व्हीकल है, जो मेट्रो है या कुछ भी है, उन सब के लिए एनर्जी सोर्स की ज़रूरत है। अभी अगर आप पढ़ पा रहे हैं, उस मोबाइल को चला रहे हैं, तो वो भी किसी न किसी एनर्जी सोर्स या एनर्जी पावर के थ्रू चल रहा है। आपने पहले उसे चार्ज किया होगा, अब वो बैटरी पे ऑपरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब एनर्जी सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। अब उस एनर्जी को बनाने के लिए डिफरेंट मिनरल्स हैं, रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं। उसमें से कुछ रिन्यूएबल रिसोर्स हैं, कुछ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो जो भी प्रेजेंट टाइम में हम रिसोर्स यूज कर रहे हैं, आने वाले अगले 50 सालों में हम किस तरह के रिसोर्स यूज करेंगे या किस तरह के चेंजेस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अब तक हम पेट्रोल डीजल ज़्यादा यूज़ कर रहे थे, धीरे धीरे अब हम सीएनजी की तरफ आ गए। सीएनजी से हम इलेक्ट्रिसिटी की ओर शिफ्ट होना चाह रहे हैं। उसके अपने चैलेंजेस हैं, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रिसिटी में शिफ्ट होंगे तो उस लेवल की बैटरीज चाहिए और उसका ऑपरेशनल कॉस्ट कितना होगा ये देखना पड़ेगा। साथ ही फिर धीरे धीरे हम हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट होंगे, या हम कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल या किसी और वे ऑफ या किसी और मेथड से हम एनर्जी को अपने पास प्रिजर्व कर पाएं और उसे यूटिलाइज कर पाएं। तो ये सारे चेंजेस हैं जो एनर्जी को लेकर के हो रहे हैं और आगे भी होंगे। Why is the issue of sustainability important for development? वही बात आती है कि अगर हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट करना है तो सीधी सी बात है, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी चीज़ों को बचाना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा जो भी रिसोर्स है उसको हम इतना ओवर कंज्यूम कर दें कि सारे रिसोर्स अपने आप ख़त्म हो जाएं और आने वाली अगली पीढ़ी के लिए कुछ भी ना बचे। इसीलिए रिसोर्स को प्रिजर्व करना है और डिफरेंट वे ऑफ रिसोर्स हमें फाइंड आउट करना है, जिससे अलग अलग तरीके जो रिसोर्स के हैं उन्हें हम यूटिलाइज करें और जो भी रिसोर्स है उन्हें ख़त्म होने से हम बचा पाएँ। जैसे पेट्रोलियम का एक लिमिटेड अमाउंट है अपने पास। हम ये सोच सकते हैं, ये भारत के कंटेक्स्ट में मैं बात नहीं कर रहा, विश्व के कंटेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। अपने पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ पेट्रोलियम है। अगर हम उस पेट्रोलियम को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं तो आगे आने वाली पीढ़ी क्या करेगी। तो इसीलिए हमारे लिए हो सकता है हम अदर जगहों पर अलग अलग प्लेसेस पर ढूंढेंगे तो हमें कुछ और रिसोर्सेज मिल सकते हैं। उसको लेकर लगातार काम चलता रहता है अलग अलग महाद्वीपों में कि ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स मिल सके, लेकिन फिर भी फ्यूचर के लिए हमें बचाकर रखना है।
एग्जाम्पल, हम इन्वायरमेंटल डैमेजेस करते हैं तो उसका खामियाजा दूसरे देशों को भुगतना पड़ता है, भले ही वो किसी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा वो नुकसान किया जाए, लेकिन जो उसका नुकसान है वो दूसरे तक भी जाता है। फिर वो लगातार चाहे समुद्र का जल स्तर बढ़ना हो या फिर एटमॉस्फेयर का खराब होना हो, जब भी किसी क्षेत्र विशेष में, चाहे वो दिल्ली में पराली जलाने का मामला हो या दिवाली की वजह से पॉल्यूशन होने का मामला हो, उसमें एक सर्टेन जो टाइम है उस ड्यूरेशन में लोगों को अस्थमा जैसी बीमारियां बढ़ जाती हैं और लोगों को सफोकेशन बढ़ता है, लंग रिलेटेड डिजीज होती है। और कोरोना ने लंग रिलेटेड डिजीज से ही प्रॉब्लम्स क्रिएट किया था। The earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. How this statement is relevant to the discussion of development discuss? ये यही कह रहा है कि अपने पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किए जाएं बचाते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट के माध्यम से, तो आगे आने वाली पीढ़ियों तक की ज़रूरतों को ख़त्म करने के लिए अपने पास पर्याप्त संसाधन हैं। लेकिन किसी एक व्यक्ति की भी लालच को ख़त्म करने के लिए अपने पास रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि अगर वो व्यक्ति लालची होकर अंधाधुंध चीज़ों का शोषण करेगा तो उससे सिर्फ और सिर्फ समस्या पैदा होगी। List a few examples of environmental degradation that you may have observed around you. इसमें आता है एक्सेसिव यूज और मिसयूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज इज गेटिंग कॉमन। अक्सर आप देखेंगे अपने आसपास कि नई सोसाइटी या कॉलोनी को बसाने के लिए कई मील, कई एकड़ तक पेड़ों को साफ कर दिया जाता है, तो ये इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है, और जब पोल्यूशन अपने पीक पर होता है, AQI लगातार बढ़ने लगता है, तो फिर कैनन, वाटर कैनन का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो नेचुरल जो ब्लॉकेज था, जो पेड़ था, जो पौधा, पत्ते, वो हमने पहले ही वहाँ से रिमूव कर दिए होते हैं। दूसरा है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट को हम बहुत जल्दी काट के उसे प्लेन ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं।